स्वागत है आप सभी को। आज पढ़ना है ज्योग्राफी के कृषि के बारे में। इसके पिछले की वीडियो में आप सभी को हम बताए थे ज्योग्राफी के आर्थिक क्रिया के बारे में, जिसका एक और नाम मानवीय क्रिया भी है, ह्यूमन एक्टिविटीज़। फिर बताए थे आप सभी को हम कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। वैसी क्रिया जिससे व्यक्ति को आय की प्राप्ति होती है, तो वैसी क्रिया को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे पशुपालन, कृषि कार्य करना, ये सभी परिवहन कार्य करना, ये सभी जो है आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। फिर बताए थे आप सभी को हम कि आर्थिक क्रिया के कौन कौन से प्रकार हैं। आर्थिक क्रिया के मुख्यतः 4 प्रकार है, जो आप सभी को हम बताए थे। आर्थिक क्रिया के 4 प्रकार, जैसे प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया एंड चतुर्थ क्रिया। आज टॉपिक है उसके आगे कृषि के बारे में। कृषि किसे कहते हैं, कृषि के कौन कौन से प्रकार हैं और कृषि का संबंध मुख्य रूप से किन किन चीज़ों से है, और कृषि किस क्षेत्र में कौन सी कृषि की जाती है, ये सभी के बारे में आज पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट टॉपिक आज है कृषि, एग्रीकल्चर। व्हाट इज एग्रीकल्चर, कृषि किसे कहते हैं, कृषि क्या है, कृषि से आप क्या समझते हैं। तो आज इसका डेफिनेशन है मृदा को जोतने, फसल उगाने और जीवों के पालन पोषण के विज्ञान एवं कला के विधि को कृषि कहते हैं। विज्ञान एवं कला के विधि को, तरीका को, प्रक्रिया को हम कृषि कहते हैं। फिर समझेंगे मृदा को जोतने। मृदा का अर्थ होता है मिट्टी। जब आप मिट्टी को जोतते हैं, जब नीचे की मिट्टी को जब ऊपर यानी मिट्टी को जोतने की प्रक्रिया, फसल उगाते हैं और जीवों के पालन पोषण के लिए, जब अब एक बात बताएंगे आप सभी, जितने भी फसल उगाए जाते हैं तो फसल उगाने का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है कि अपने दैनिक जीवन में खाद्य पदार्थों की पूर्ति करना। कृषि कार्य करने का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि अपने दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली जितने भी खाद्य पदार्थ है उसकी पूर्ति हो सके, तथा जितने भी जीव जंतु है, पशु है, सभी के लिए खाद्य पदार्थों की जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति हो सके। इसलिए हम सभी क्या करते हैं, कृषि करते हैं। तो फसल उगाने और जीवों के पालन पोषण, यानी जितने भी जीव है पृथ्वी पर, सभी को पालन पोषण के लिए जो कृषि की जाती है, जो फसलें बोई जाती हैं, और एक विधि है, एक प्रक्रिया होती है सभी फसलों को उगाने की, कृषि कार्य करने की। उस प्रक्रिया को, उस कला को, उस विज्ञान को हम क्या कहते हैं, तो कृषि कहते हैं। फिर समझेंगे आप सभी। तो कृषि क्या है, तो मृदा को जोतने यानी मिट्टी को जोतने, फसल उगाने और जीवों के पालन पोषण के विज्ञान एवं कला के प्रक्रिया को, विधि को हम कृषि कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है कृषि का संबंध विभिन्न प्रकार के फसलों के उत्पादन से है। कृषि का संबंध किससे है, तो विभिन्न प्रकार के फसलों के उत्पादन से है, क्योंकि कृषि में खासकर फसल की उत्पादन होती है और किसी चीज़ की नहीं। आपसे ऑप्शन ऐसे रहेगा कि पहले क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि कृषि का संबंध निम्न में किस चीज़ से है। ऑप्शन वस्तुओं के उत्पादन से, वस्तुओं के उत्पादन से, आयात निर्यात से, परिवहन से एंड फसलों के उत्पादन से। तो आंसर होगा फसलों के उत्पादन से किसका संबंध है, तो कृषि का संबंध है। आगे टॉपिक है प्राथमिक व्यवसायों में कृषि अस्थायी एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। आप सभी को बताए थे हम प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं, तो वैसे क्रिया जिसमें व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करता हो। वैसी क्रिया जिसमें व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता हो, तथा जिसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन इत्यादि किए जाते हैं, वैसी क्रिया को हम प्राथमिक क्रिया कहते हैं। अब जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग होता हो, संसाधन किसे कहते हैं, तो पृथ्वी पर उपस्थित वे सभी वस्तुएं जिसका प्रयोग हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करते हैं, तो उसे हम संसाधन कहते हैं। संसाधन के 2 टाइप्स बताए थे आप सभी को हम, एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा
एक मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसी संसाधन जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है, तो वैसी संसाधन को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो प्राथमिक क्रिया में मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों का ही उपयोग होता है, प्रयोग होता है। जैसे हम कृषि करते हैं, कृषि में खासकर भूमि का प्रयोग होता है, मिट्टी का जो प्राकृतिक संसाधन है। पशु का होता है तो पशु भी प्राकृतिक संसाधन है। पेड़ पौधे जो भी है सभी प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग होता है। तो प्राथमिक क्रिया में खासकर जो है प्राकृतिक संसाधनों का ही प्रयोग होता है। और प्राथमिक व्यवसायों में, प्राथमिक क्रिया में, प्राथमिक क्षेत्रों में सबसे जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है कृषि है, यानी कृषि कार्य करना प्राथमिक व्यवसायों में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए प्राथमिक क्रिया को, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछे हुए भी है, पूछता भी है कि प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र कहा जाता है। या पूछता है कृषि क्षेत्र को, किस क्रिया को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, या किस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर है प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन रहेगा द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र एंड प्राथमिक क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आपसे एक क्वेश्चन 2 नंबर पूछ सकता है कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र क्यों कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में, प्राथमिक क्रिया में या प्राथमिक व्यवसाय में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा भूमिका कृषि की होती है। इसीलिए प्राथमिक क्षेत्र को या प्राथमिक क्रिया को कृषि क्षेत्र या कृषि क्रिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है, वर्तमान में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 50% भाग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। वर्तमान में विश्व की कुल जनसंख्या, पूरी दुनिया की जनसंख्या लगभग जो है 7 से 8 अरब मानी अभी बताई जाती है कि पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी है, तो लगभग 8 अरब यानी 800 करोड़ पूरे दुनिया में लोगों की संख्या है। उसमें लगभग 50% लोग किस कार्य में लगे हुए हैं, तो कृषि कार्य में, यानी 400 करोड़ लोग लगभग कृषि क्षेत्र में, कृषि कार्य में ही लगे हुए हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान में विश्व की कुल जनसंख्या का कितना % जनसंख्या कृषि कार्य में लगे हैं या कृषि क्षेत्र में लगे हैं, तो लगभग 50% लगे हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, विकासशील देशों में कुल जनसंख्या का लगभग 65% भाग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। विकासशील देशों में, यहां समझेंगे विकासशील देश किसे कहते हैं। देखिए पृथ्वी पर बहुत सारे देश हैं जिसमें पूरे देश को विकास के आधार पर, डेवलप के आधार पर पूरे देश को 2 भागों में बांट दिया गया है, एक विकसित देश और दूसरा विकासशील देश। विकसित देश किसे कहते हैं, तो वैसा देश जिसके पास हर प्रकार की संसाधन उपलब्ध हो तथा जो पूर्ण रूप से विकसित हो, उसे किसी प्रकार की कमी नहीं हो। उस देश में शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, संचार, ये सभी क्षेत्रों में भरी पड़ी हो। सभी लगभग पूरे देश में 60% से ऊपर लोग, 70% से प्लस लोग जो है रोजगार में लगे हो, बेरोजगारी की कमी हो, तो ये ऐसे देश जो हैं विकसित देश के अंतर्गत रखे जाते हैं। विकासशील देश किसे कहते हैं, तो वैसे देश जिसका पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ हो, वैसा देश जिसका पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ हो तथा जिस देश की शैक्षणिक रोजगार की दृष्टि से, ये सभी चिकित्सा की दृष्टि से, ये सभी यदि वह पीछे हो या उस देश में इस चीज़ की कमी हो या अधिकांश लोग कृषि क्षेत्र में लगे हो, तो वैसे देश को हम विकासशील देश के श्रेणी में रखते हैं। तो विकासशील देशों में कुल जनसंख्या का लगभग 65% जनसंख्या कृषि कार्य में लगे हुए हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि विकासशील देशों में कुल जनसंख्या का कितना % जनसंख्या कृषि कार्य में लगे हैं। विकासशील देशों में कुल जनसंख्या का कितना % जनसंख्या कृषि कार्य में लगे हुए हैं, तो उसका आंसर होगा 65%। नेक्स्ट टॉपिक है, विश्व में निम्नलिखित प्रकार से कृषि की जाती है। आप लोग को अभी पढ़ें कृषि क्या है, कृषि का संबंध किस चीज़ से है, कृषि का
सबसे ज़्यादा भूमिका किस क्षेत्र में है, उसके बाद विश्व में कितने % लोग कृषि कार्य में लगे हैं, विकासशील देशों में कृषि कार्य कितने % लोग करते हैं। अब टॉपिक है कृषि के प्रकार, को कितने भागों में बांटा गया है। तो विश्व में निम्नलिखित प्रकार से निम्नलिखित रूपों में की जाती है कृषि। जैसे फर्स्ट है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि, इसका एक और नाम है जीविका कृषि। निर्वाह कृषि या जीविका कृषि, समझेंगे इसका डेफिनेशन है वैसे कृषि जिसमें सभी कृषि उत्पादन बाजार में विक्रय न होकर किसान अपने घर में ही उपयोग कर लेते हैं, तो वैसे कृषि को वैसे कृषि को निर्वाह या जीविका कृषि भी कहते हैं। समझेंगे फिर से, वैसे कृषि जिसमें सभी कृषि उत्पादन बाजार में विक्रय न होते, विक्रय का मतलब होता है बेचना। एक किसान एग्जाम्पल समझिएगा ध्यान से आप सभी। जीविका कृषि या निर्वाह कृषि क्या है। एक किसान है और वह एक फसल का उत्पादन मतलब फसल बोते हैं, और फसल बोने के बाद जब उसे अनाज की प्राप्ति होती है तो प्राप्ति होने के बाद अधिकांश उत्पादन या आप कह सकते हैं पूरा उत्पादन जो है, फसल का पूरा उत्पादन वह विक्रय नहीं करता है। विक्रय का मतलब होता है बेचता नहीं है, वह अपने घर में ही उस फसल के उत्पादन का उपयोग मूल रूप से कर लेता है, तो उससे हम क्या कहेंगे, तो निर्वाह कृषि कहेंगे या जीविका कृषि कहेंगे। यानी कृषि कार्य तो करते हैं, फसल बोते हैं, उन्हें अनाज या उन्हें फसल की उत्पादन होती है, पर उत्पादन होने के बाद वह उस अनाज या उस फसल का विक्रय नहीं करते हैं, बेचते नहीं हैं, वह जो है अपने घर में ही उसका क्या कर लेते हैं, तो उपभोग कर लेते हैं। उपभोग का मतलब क्या होता है, उसका उपभोग कर लेते हैं यानी उसका उपयोग कर लेते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो जीविका कृषि कहेंगे। जीविका का मतलब कि अपने जीने के लिए ही वो कृषि कार्य करते हैं, अपने घर में उपयोग की जाने वाली फसल का ही वह कृषि करते हैं, जो उत्पादन हुई और उसका अपना वो क्या किए, उसका यूज कर लिए, उसका विक्रय नहीं किया, उसका सेलिंग नहीं किया, उसे बेचे नहीं, तो उस कृषि को हम क्या कहेंगे, तो जीविका कृषि कहेंगे या निर्वाह कृषि कहेंगे। जैसे में अनाज में आपको गेहूं आ सकते हैं, चावल आ सकते हैं, ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो अपने आवश्यकता के अनुसार ही वह कृषि करते हैं और उसको सेलिंग बेचते नहीं हैं, अपने घर में उसका उपयोग कर लेते हैं। दलहन भी है, तिलहन भी है, ऐसे बहुत सारे है फसल जो किसान अपनी आवश्यकता के लिए ही करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रोपण कृषि। रोपण कृषि क्या है, नेक्स्ट टाइप से इसका रोपण कृषि। रोपण कृषि किसे कहते हैं, तो यह एक बड़े पैमाने की एकल फसली कृषि है। एकल फसली कृषि है जो बड़ी संपदा भारी पूंजी निवेश और फसलों को उगाने की आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीक है। यानी रोपने की एक बात ध्यान समझेंगे, खासकर रोपने वाला कृषि जो रोपे ही जाते हैं, बोए नहीं जाते हैं। लेकिन ये कैसा कृषि है, तो यह एक फसली कृषि है जो बड़ी संपदा, इसमें पूंजी निवेश मतलब होता है खर्च करना, पूंजी निवेश ज़्यादा होती है, इसमें ज़्यादा पूंजी लगता है, और फसलों को उगाने की आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीक है। ये पुराने तकनीक से आप इस फसल को नहीं उगा सकते हैं, तो ये आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक के द्वारा और भारी संपदा यानी अधिक पूंजी निवेश करने के बाद ही यह फसल उगाई जाती है, उसका नाम है रोपण कृषि। जैसे चाय जो है एक रोपण कृषि है, जो एक भारी संपदा, सबसे ज़्यादा पूंजी लगती है और एक आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीक के आधार पर यह फसल की जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि चाय कौन सी कृषि के अंतर्गत आती है, या चाय कौन सी कृषि है, निम्न में चाय कौन सी कृषि है। ऑप्शन मिलेगा आपको निर्वाह कृषि, सहकारी कृषि, सामूहिक कृषि। तो आंसर देंगे आप कि चाय जो है रोपण कृषि है। या पूछेगा कॉफी कौन सी कृषि है, तो कॉफी भी आपका रोपण कृषि है। रबर कौन सी कृषि है, तो वो भी क्या है,
रबर जो है रोपण कृषि है। कपास कौन सी कृषि है? तो रोपण कृषि है। गन्ना केला कौन सी कृषि है? तो वो रोपण कृषि है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टाइप्स इसका है सहकारी कृषि। सहकारी कृषि किसे कहते हैं? तो जब व्यक्ति एक समूह द्वारा, फिर समझेंगे देखिए सहकारी कृषि, कृषि तो समझते हैं आप सभी। सहकारी शब्द जो है दो शब्द से, सहकारी मतलब कार्य, जो साथ साथ मिलकर, सह का मतलब ही होता है साथ, सह का अर्थ क्या होता है? साथ। तो सहकारी कृषि मतलब साथ साथ मिलकर कृषि कार्य करते हो, साथ। तो वैसे कृषि जब व्यक्ति एक समूह यानी मिलजुल करके, बहुत सारे व्यक्ति एक साथ मिल करके अपनी इच्छा से एक सहकारी संस्था बनाते हैं, एक सहकारी संस्था बनाते हैं, एक जुट बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं और उस समूह के द्वारा एक सहकारी संस्था बना करके अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से कृषि कार्य करते हैं, तो उस कृषि को हम क्या कहते हैं? सहकारी कृषि कहते हैं। फिर समझेंगे, जब व्यक्ति एक समूह द्वारा अपनी इच्छा से, किसी के दबाव से नहीं, किसी के कहने से नहीं, अपनी इच्छा से एक क्या करते हैं? समूह द्वारा समूह बनाते हैं और एक सहकारी संस्था बनाते हैं। उस संस्था के द्वारा अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से जो कृषि कार्य करते हैं, तो उस कृषि कार्य को क्या कहते हैं? सहकारी कृषि कहते हैं। जब व्यक्ति एक समूह के द्वारा, जब कोई व्यक्ति एक समूह के द्वारा, बहुत सारे व्यक्ति कह सकते हैं, समूह है तो एक व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। जब व्यक्ति एक समूह के द्वारा अपनी इच्छा से सहकारी संस्था बनाकर अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से कृषि करते हैं, तो उस कृषि को हम सहकारी कृषि कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टाइप्स हैं, इसके एक और बाकी है। ऐसी कृषि को डेनमार्क, ऐसे कृषि जो है डेनमार्क में, नीदरलैंड में, स्वीडन में, इटली में इत्यादि क्षेत्रों में सहकारी कृषि किए जाते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछ सकता है कि सहकारी कृषि निम्न में किन देशों में सहकारी कृषि की जाती है? तो ऑप्शन रहेगा आपका फर्स्ट अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, डेनमार्क। तो डेनमार्क में टिक करेंगे ऐसे सभी देशों में, लेकिन मुख्य रूप से ज़्यादातर किस देश में प्रचलित है? तो डेनमार्क में, नीदरलैंड में, स्वीडन में, इटली में, ये सभी देशों में जो है सबसे ज़्यादा क्या है? सहकारी कृषि प्रचलित है। अब समझेंगे सामूहिक कृषि। सामूहिक कृषि किसे कहते हैं? तो जब किसानों के एक समूह, सामूहिक शब्द जो है समूह से बना हुआ है, सामूहिक शब्द जो है समूह शब्द से बना है, सामूहिक, समूह शब्द से बना है सामूहिक, सामूहिक। तो जब किसानों के एक समूह के द्वारा, बहुत सारे किसान एक समूह के द्वारा अपने संसाधन को मिलाकर कृषि कार्य परस्पर, परस्पर का मतलब होता है एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर, निर्भर होकर के, जब किसानों के एक समूह द्वारा अपने संसाधनों को मिलाकर कृषि कार्य परस्पर सहयोग से, एक दूसरे के सहयोग से करते हैं, तो उसे हम सामूहिक कृषि कहते हैं। फिर समझेंगे, जब किसानों के एक समूह के द्वारा, जब किसानों के एक समूह के द्वारा अपने संसाधनों को मिलाकर, यानी बहुत सारे किसान हैं और अपने एक समूह बनाए हुए हैं, और सभी समूह में मिले हुए जितने भी किसान हैं सभी अपने अपने अनुसार अपनी अपनी संसाधनों का क्या करते हैं? यूज करते हैं। कोई हो सकता है पशु का यूज कर रहा है, कोई भूमि का यूज कर रहा है, कोई खाद्य का यूज कर रहा है, कोई बीज का यूज कर रहा है, कोई शरीर से ही कार्य कर रहा है, श्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। ये बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो एक साथ मिल करके कार्य करते हैं, तो उस कार्य को क्या कहते हैं? उस कृषि को क्या कहते हैं? तो हम सामूहिक कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? सामूहिक कृषि कहते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि सामूहिक कृषि किसे कहते हैं, या सामूहिक कृषि से आप क्या समझते हैं? तो जब किसानों के एक समूह के द्वारा, जब किसानों के एक समूह के द्वारा अपने संसाधनों को मिलाकर, ये बहुत सारे किसान हैं और सब अपने अनुसार अनेक प्रकार के संसाधनों को मिलाएं और मिलाने के बाद परस्पर सहयोग से, यानी एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के साथ मिल करके कृषि करते हैं, तो उस कृषि को हम क्या कहते हैं? तो
सामूहिक कृषि कहते हैं। नेक्स्ट टाइप से डेयरी कृषि किसे कहते हैं? डेयरी कृषि या डेयरी एग्रीकल्चर किसे कहते हैं? तो दूध एवं दूध से निर्मित। डेयरी कृषि किसे कहते हैं? तो दूध एवं दूध से निर्मित, दूध एवं दूध से निर्मित पदार्थ जैसे घी, मक्खन, पनीर आदि के लिए दुधारू पशुओं को पालने की व्यवसाय को दुधारू पशुओं को पालने की व्यवसाय को डेयरी कृषि कहते हैं। एक समझेंगे ध्यान से आप सभी, डेयरी शब्द जो है खासकर दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, या दूध या सुनिए ध्यान से आप सभी, डेयरी या डेयरी का संबंध किससे है? तो दूध तथा दूध से बने या दूध तथा दूध से बनने वाले वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। डेयरी का संबंध किससे है? तो डेयरी का संबंध दूध तथा दूध से बनने वाले खाद्य पदार्थों से है। डेयरी का संबंध किससे है? दूध तथा दूध से बनने वाले खाद्य पदार्थों से है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा डेयरी कृषि किसे कहते हैं? तो दूध एवं दूध से निर्मित पदार्थ। दूध कोई व्यक्ति है जो दूध प्रतिदिन पशु पालते हैं और प्रतिदिन जो है उससे दूध लेते हैं, और दूध लेकर फिर उस दूध को क्या करते हैं? बेचते हैं, सेलिंग करते हैं। तो कौन सी कृषि करते हैं? तो डेयरी कृषि करते हैं। एक किसान है, ये एक व्यक्ति है जो पशु पालते हैं। पशु पालने के बाद उस पशु से दूध की प्राप्ति करते हैं और उस दूध को फिर बाजार में जाकर बेच देते हैं। तो वह कौन से कृषि करते हैं? वो कौन से कार्य करते हैं? तो डेयरी कृषि करते हैं। वो कौन सी कृषि करते हैं? डेयरी कृषि, यानी पशु को पालना भी एक कृषि ही है जिसका नाम डेयरी कृषि है। डेयरी कृषि है। तो दूध हो सकता है आप किसी व्यक्ति से दूध बेच दिए, मान एग्जाम्पल में एक होटल आपसे वो दूध ले लिया, या एक व्यक्ति ही है जो दूसरा व्यक्ति आपसे ले लिया, लेने के बाद उस दूध से वह घी का उत्पादन किया, घी बनाया और फिर घी को बेचा, फिर भी क्या कहलाएगा? डेयरी कृषि कहलाएगा। दूध एवं दूध से निर्मित पदार्थ, दूध से निर्मित यानी दूध से निर्मित का मतलब बनने वाला दूसरा, तो दूध से बनने वाला पदार्थ जैसे घी का सेलिंग किया, या जैसे मक्खन का यूज किया, से पनीर का यूज किया, इत्यादि दूध से बनने वाले पदार्थ का यूज कर रहा है, बेच रहा है, बना रहा है, सेलिंग कर रहा है। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? ऐसे व्यवसाय को, वैसे कृषि को हम डेयरी कृषि कहेंगे। डेफिनेशन फिर समझेंगे आप सभी। दूध एवं दूध से निर्मित पदार्थ जैसे घी, मक्खन, पनीर आदि के लिए दुधारू पशुओं को पालने की व्यवसाय को, पालने की कार्य को हम डेयरी कृषि कहते हैं। नेक्स्ट टाइप्स है, उसी का और बचा हुआ है। डेयरी कृषि का विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी यूरोप में है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि डेयरी कृषि का विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र किन क्षेत्रों में है? यानी डेयरी कृषि का विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? डेयरी कृषि का विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? डेयरी कृषि का, फिर समझेंगे, डेयरी कृषि का विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो वो क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी यूरोप में है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप में कौन से कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र है? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो वो डेयरी कृषि है। डेयरी कृषि का विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तरी पश्चिमी यूरोप में है। नेक्स्ट टाइप्स है भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि किसे कहते हैं, या भूमध्य सागरीय कृषि से आप क्या समझते हैं? देखिए, भूमध्य सागरीय कृषि वैसे कृषि को कहता है जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ही की जाती है, यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को भूमध्य सागरीय कृषि कहा जाता है। फिर सुनेंगे ध्यान से आप सभी। भूमध्य सागरीय कृषि किसे कहते हैं?
तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को भूमध्य सागरीय वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को हम भूमध्य सागरीय कृषि ही, यानी जो कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में की जाती है वैसे कृषि को हम क्या कहते हैं, तो भूमध्य सागरीय कृषि कहते हैं। जैसे अंगूर, जहाँ पे ठंड की भी ज़्यादा मौसम होती है, सागर बहुत सारे होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र। अंगूर, अंजीर फल है, सभी खट्टे पदार्थ जो जहाँ उत्पादन होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, भूमध्य सागरीय क्षेत्र कहलाते हैं। और ये कृषि क्या कहलाते हैं, तो भूमध्य सागरीय कृषि कहलाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अंगूर किस क्षेत्र में उगाई जाती है, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उगाई जाती है। अंगूर कौन सी कृषि कहलाती है, तो भूमध्य सागरीय कृषि कहलाती है। या पूछेगा आपसे सभी खट्टे रसदार फल का उत्पादन होना कौन सी कृषि कहलाती है, तो भूमध्य सागरीय कृषि। जो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में जो उगाई जाती है जो फसल, जो कृषि, वो सभी क्या कहलाएंगे, तो भूमध्य सागरीय कृषि ही कहलाएंगे। नेक्स्ट टाइप्स है मिश्रित कृषि, मिक्स्ड फार्मिंग। वैसे कृषि कार्य जिसमें एक साथ कई फसलों को उगाया जाता है। मिक्स्ड मतलब मिला हुआ, मिश्रित का मतलब क्या होता है, मिला, एक साथ कई फसल उगाए जाते हैं। फिर समझेंगे वैसे कृषि कार्य जिसमें एक साथ कई फसलों को उगाया जाता है, कई फसल को एक साथ उगाया जाता है तथा पशुओं को भी पाला जाता है। एक साथ तो कई फसल को उगाया जाता ही है तथा पशुओं को भी साथ साथ पाला जाता है, तो वैसे कृषि को हम क्या कहते हैं, तो मिश्रित कृषि कहते हैं। फिर समझेंगे वैसे कृषि कार्य जिसमें एक साथ कई फसलों को उगाए जाते हैं तथा पशुओं को भी पाले जाते हैं, तो वैसे कृषि को हम मिश्रित कृषि कहते हैं। जैसे गेहूं, जौ, राई, गेहूं है, जौ है, राई, देखिए अब तुरंत अभी गेहूं का उत्पादन हुआ है। गेहूं, जौ, राई, तिल है, फिर कह सकते हैं तोरी है, ये सभी को एक साथ क्या उत्पादन किए, एक साथ जो है उत्पादन नहीं, एक साथ जो है उस कृषि कार्य किए जाते हैं, एक साथ उगाए जाते हैं, तो वैसे कृषि को हम क्या कहते हैं, तो मिश्रित कृषि कहते हैं। नेक्स्ट इसी का है मिश्रित कृषि में फसलों और पशुओं को समान महत्व दिया जाता है। मिश्रित कृषि में, यानी मिश्रित कृषि में फसलों और पशुओं को समान महत्व, यानी जितना फसल जो एक साथ मिलाकर जो उगाए जाते हैं उतना ही महत्व जो है पशुओं को भी दिया जाता है। यानी मिश्रित कृषि में फसलों और पशुओं को समान महत्व दिया जाता है, इसलिए इसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। सुने आप सभी, मिश्रित कृषि में किसे समान महत्व दिया जाता है, तो पशुओं को, फसलों और पशुओं को समान। एक आपसे ऐसे बनाकर क्वेश्चन पूछ कि कौन सी कृषि है जिसमें फसलों और पशुओं को समान महत्व दिया जाता है, वह कौन सी कृषि है जिसमें फसलों और पशुओं को समान महत्व दिया जाता है, तो वह कौन सी कृषि है, मिश्रित कृषि है। फिर समझेंगे वह कौन सी कृषि है जिसमें फसलों और पशुओं को समान महत्व दिया जाता है, तो वह मिश्रित कृषि है। मिश्रित कृषि में जो है फसलों और पशुओं को समान महत्व दिए जाते हैं। नेक्स्ट टाइप से बागवानी या उद्यान कृषि। खेतों में फसलें उगाने की तुलना में प्रायः छोटे छोटे भूखंडों पर सब्जियां और फलों को उगाना ही बागवानी कृषि कहलाता है। फिर समझेंगे बागवानी, इसी का एक और नाम है उद्यान कृषि। बागवानी कृषि या उद्यान कृषि क्या है, तो खेतों में फसलें उगाने की तुलना में प्रायः छोटे छोटे भूखंडों पर, खेतों में फसलें उगाने की तुलना में प्रायः छोटे छोटे भूखंडों पर सब्जियां और फलों को उगाना ही बागवानी। यानी उस एक खेत है और उसमें छोटे छोटे
भाग में बांट दिए गए। एक खेत है बड़ा, बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसको कई भागों में बांट करके सब्जियां उगाए जा रहे हैं, फल उगाए जा रहे हैं, तो वैसे कृषि को हम क्या कहेंगे? बागवानी कृषि कहेंगे। यानी खेतों में फसलें उगाने की तुलना में प्रायः छोटे छोटे भूखंडों पर सब्जियां और फलों को उगाना ही क्या कहलाता है? तो बागवानी कृषि कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है फूलों की कृषि क्या कहलाती है। टॉपिक ऑब्जेक्टिव है ये कि फूलों की कृषि को क्या कहते हैं? तो पुष्पोत्पादन की कहते हैं। नहीं, फूलों की कृषि क्या कहलाती है? तो पुष्पोत्पादन कहलाता। पुष्प का मतलब होता है फूल और उत्पादन का मतलब होता है उगाना या बनना या निर्माण करना, ठीक ना। तो फूलों की कृषि करना, फूलों की कृषि करना क्या कहलाता है? तो पुष्पोत्पादन कहलाता है। या फूलों की कृषि का संबंध किससे है? तो पुष्पों उत्पादन से है, यानी फूलों की उत्पादन से है। नेक्स्ट है किस देश में सहकारी कृषि का सफल प्रयोग किया गया? किस देश में सहकारी कृषि का सफल निरीक्षण प्रयोग किया गया है या सफल प्रयोग किया गया? तो डेनमार्क में जो है सहकारी कृषि का सफल निरीक्षण किया गया, सफल प्रयोग किया गया। ठीक, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि किस देश में सहकारी कृषि का सफल प्रयोग किया गया? तो डेनमार्क में है। नेक्स्ट टॉपिक है चावल धान की खेती किससे संबंधित है? चावल धान की खेती किससे संबंधित है? तो गहन निर्वाह कृषि से है। चावल धान की खेती किससे संबंधित है? तो गहन निर्वाह कृषि से। गहन का मतलब घना घना। देखिए चावल जो है, धान जो है घना घना है, या कह सकते हैं इसका और भी बहुत सारे कारण हैं। चावल धान की खेती जो है गहन निर्वाह कृषि से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी फसल गहन निर्वाह कृषि से संबंधित है? कौन सी फसल निम्न में कौन सी फसल गहन निर्वाह कृषि से संबंधित है? तो चावल या धान। या पूछ सकता है चावल या धान की कृषि, चावल या धान की कृषि या खेती किससे संबंधित है? तो गहन निर्वाह कृषि से है। इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, जैसे हम आप लोग रिपीट कर दे रहे हैं, समझेंगे ध्यान से आप सभी। फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा कृषि किसे कहते हैं, या कृषि से आप क्या समझते हैं? फर्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट है कृषि का संबंध किस चीज से है? दूसरा क्वेश्चन बनेगा प्राथमिक व्यवसायों में सबसे ज्यादा भूमिका किसकी है? तो वो कृषि की है। वर्तमान में विश्व की कुल जनसंख्या कितना % कृषि कार्य में लगे हुई है? भी क्वेश्चन बन सकता है। विकासशील देशों में कुल जनसंख्या का कितना % जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? भी क्वेश्चन बनेगा आपका। विश्व में कृषि के कौन कौन से प्रकार हैं, उसे परिभाषित करें, उसे समझाएं, उसे बताएं। तो आप ये पूछ सकता है सब्जेक्टिव में क्वेश्चन कि निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं, या जीविका कृषि से आप क्या समझते हैं, या रोपण कृषि से आप क्या समझते हैं, फिर सहकारी कृषि से आप क्या समझते हैं, फिर उसका एग्जाम्पल से आपका पूछेगा ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है सामूहिक कृषि से आप क्या समझते हैं, डेयरी कृषि से आप क्या समझते हैं, भूमध्य सागरीय कृषि से आप क्या समझते हैं, मिश्रित कृषि से आप क्या समझते हैं, बागवानी कृषि से आप क्या समझते हैं, इसका एक और नाम है उद्यान कृषि से आप क्या समझते हैं। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकता है कि फूलों की कृषि करना क्या कहलाती है? तो पुष्पोत्पादन। किस देश में सहकारी कृषि का सफल प्रयोग किया गया? तो वो डेनमार्क है। चावल धान की खेती किससे संबंधित है? तो गहन निर्वाह कृषि से है। ये सभी से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव बन सकता है। एक बात ध्यान और रखेंगे कि सभी कृषि के जितने भी टाइप्स हैं, सबके जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल से भी आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा। जैसे आपसे पूछेगा अनाज या दलहन कृषि कार्य कौन सी कृषि के अंतर्गत आते हैं? तो निर्वाह कृषि के अंतर्गत या जीविका कृषि के अंतर्गत। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि रबर कौन सी कृषि है? तो रोपण कृषि है। चाय कौन सी कृषि है? तो रोपण कृषि है। कॉफी कौन सी कृषि है? तो रोपण कृषि है। गन्ना कौन सी कृषि है? तो रोपण कृषि है। आपसे पूछ सकता है कौन सी कृषि डेनमार्क में कौन सी कृषि महत्व रूप सबसे ज्यादा रूपों में की जाती है? तो वो जो है सहकारी कृषि होगा। सबसे ज्यादा जो है ये इस वहीं पर की जाती है, ऐसे सभी जगह में, लेकिन सबसे ज्यादा वहां पर की जाती है। सामूहिक कृषि करें आपसे पूछ सकता है कि
कौन सी कृषि है जिसमें सभी एक दूसरे पर निर्भर हुए करते हैं, सभी एक साथ मिलकर करते हैं, तो सामूहिक कृषि है। या पूछ सकता है कि दूध तथा दूध से बनने वाले खाद्य पदार्थों का उत्पादन किस कृषि से संबंधित है, तो वो आपका डेयरी कृषि से है। ये सभी से आप ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लेंगे। अब आप सभी का अगला टॉपिक जो है द्वितीय क्रिया में पढ़ाएंगे। उसके पहले एक टॉपिक और बचा है खनन क्रिया के बारे में। खनन क्या है, खनन कार्य कैसे किए जाते हैं, और एक और बचेगा आपका चलवासी पशुपालन के बारे में आप सभी को पढ़ाएंगे। और जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप सभी इसे बनाएंगे, स्टडी करेंगे बढ़िया तरह से और पढ़ते रहेंगे। आपको इसी तरह से प्रत्येक वीडियो आपको तक पहुंचते जाएंगे। और एक बात और ध्यान देंगे, आप सभी प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे एनर्जी मिलेगी और वीडियो आपको तक बहुत जल्दी पहुंचेगी। इसके लिए अब इतना ही तक हम एक बात और ध्यान देंगे आप सभी की देश में अभी कोरोना की महामारी बहुत ही बढ़ती जा रही है और काफ़ी रूप में बढ़ गई हुई है। अब कोरोना जो है पूरे विश्व में कोना कोना बैठ चुका है। कोरोना पूरे विश्व में कोना कोना बैठ चुका है, इसलिए आप न करें कोई गलत, नहीं तो आपके बैठ जाएगा घर के कोना कोना कोरोना। घर के कोना कोना बैठ सकता है कोरोना, इसलिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें और लॉकडाउन का सही पालन करें। और एक बात ध्यान रखेंगे कि सबसे ज़्यादा अभी राष्ट्र हित में कोई काम करना है तो वो काम है लॉकडाउन का सही पालन करना, घर में रहना, सुरक्षित रहना, स्वच्छ रहना, और जो भी सरकार जो हम लोग को दिशा निर्देश कर रही है उस नियम को पालन करना। क्योंकि एक बात ध्यान रखेंगे कि राष्ट्र हित में किया गया कार्य ही सबसे प्रथम धर्म माना जाता है। फिर समझेंगे, राष्ट्र हित में देश हित में जो कार्य जो है हमारे देश के हित के लिए, वो कार्य यदि आप करते हैं तो सबसे बड़ा आप धर्म को मानते हैं, क्योंकि राष्ट्र हित में किया गया कार्य ही प्रथम धर्म माना जाता है। और राष्ट्र हित में अभी यही कार्य है कि लॉकडाउन का सही पालन करें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। और जो भी आप लोगों को जो वीडियो पहुंच रही है उसको पढ़ें, उसे समझें और उसे क्वेश्चन बनाएं। ठीक।